ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जो घटना आपने संडे नाइट ऑनवर्ड्स देखी होगी वो वास्तव में पूरे वर्ल्ड के लिए चिंताजनक है, विशेषकर इंडिया के लिए। अब इतनी इम्पोर्टेंट घटना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ना करूं ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट है जो आप मीडिया में देखते हैं, जो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे या नित्य नए सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सब वर्तमान की बातें हैं कि फ्यूचर कोर्स कैसा होगा, क्या डायरेक्शन रहेगा ईरान का, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स का क्या डायरेक्शन रहेगा। एक के बाद दूसरी चिंता, मतलब यूक्रेन और रशिया का फ्रंट खुला हुआ था, इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का फ्रंट खुल गया। इन द मीन टाइम पूरा वेस्ट एशिया डिस्टर्ब हो गया। मामला केवल ईरान का नहीं है, ईरान के जो काउंटर मिसाइल्स हैं वो सारे मिसाइल्स आप देखेंगे तो कतर से लेकर ओमान तक और यूएई तक हर जगह उसके मिसाइल गिरे हैं। तो मतलब यह है कि इट में एस्केलेट इनटू द होल गल्फ रीजन। ये वॉर जो है वह ओरमुज में भी घटित हो सकता है। आप कह सकते हैं कि बैब एल मंदेब में अगर वो एक्सटेंड करेगा तो पूरी रेड सी को, लाल सागर को कवर कर सकता, और वहाँ से एक ही रास्ता निकलता है जाने का, पूरे वर्ल्ड ईस्ट एंड वेस्ट का जो अब लिंकेज बनेगा, वह ईस्ट एंड वेस्ट का लिंकेज सिर्फ आपको अटलांटिक महासागर से घूमते हुए और वहाँ से हिंद महासागर होते हुए अब तब आप प्रशांत में या बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं। इतना लंबा चक्कर काटता हुआ अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इस वॉर को एस्केलेट करने से और भी कितना मार्केट अफेक्टेड होगा, लोग कितने अफेक्टेड होंगे, तो ये तो सभी बातें चिंताजनक लगती है। लेकिन इन बातों पर विचार करने से पहले मैं इस यूएसए की इस गर्वपूर्ण घोषणा जिसको कहते हैं तो ऑपरेशन एपिक्योरी, और इजराइल ने भी घोषणा की कि भाई रोरिंग लाइन मतलब दहाड़ता हुआ शेर, और एपिक फ्योरी का मतलब है कि हमारे साधारण क्रोध नहीं है, यह क्रोध ऐतिहासिक रूप में जमा है और हम हर संभव इस रॉन्ग को अंडन करने के लिए उपाय करेंगे। ये बेसिकली यूएसए की घोषणा है। अब देखिए, एक कहावत है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। ये देखिए, अब अलग अलग स्कॉलर्स ने इस पर अलग अलग बातें कही है। इस पर कार्ल मार्क्स ने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। बट यहाँ पर मार्क ट्वेन का स्टेटमेंट बहुत सही बैठता है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ बट ऑफन राइम्स। इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है, लेकिन उसकी गूंज सुनाई देती है, प्रायः उसकी तुकबंदी सुनाई देती है, उसकी राइम सुनाई देती है। वही राइम हमें सुनाई दे रही है। तो ये हमारे प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर है और मैं आपके साथ थोड़ा हिस्ट्री में गोते लगाने के लिए चल रहा हूँ। आप लोग भी तैयार रहिए, फिर हम वर्तमान में आएंगे। देखिए, ये कहाँ से शुरू करें। जब इस्लाम का उद्भव हुआ और इस्लाम के उद्भव के बाद जब खलीफा अली के समय तक आकर शिया और सुन्नी दो सेक्ट का डिवीज़न हुआ, पैगंबर मोहम्मद के 4 जो आरंभिक उत्तराधिकारी थे उन्हीं में उनके चौथे उत्तराधिकारी अली थे। हालांकि बड़ा अली के साथ बहुत दुखद प्रसंग हुआ और आप जानते ही हैं कि उनका असैसिनेशन भी हुआ, और फिर इमाम अली के बाद फिर उनके पुत्रों के साथ भी आपने करबला के युद्ध वगैरह के बारे में सुना होगा। मैं नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ यह बताना चाहूँगा कि अब इस्लाम 2 फैक्शन में बट गया, शिया और सुन्नी। लेकिन अब जिसको आप ईरान कहते हो, तो आपको जब कभी आप इस्लाम की हिस्ट्री पर दृष्टिपात करोगे, आप अगर उस पर कभी यू आर जस्ट गोइंग टू गिव फोकस ओवर द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो आप देखें कि इस्लाम ने शुरू में ही राजनीतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को आपस में एक करके, और उसने एक ही आवाज़ बुलंद की थी कि पूरी दुनिया को दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम बना देना है, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला देना है। उसमें इस्लाम की सेना जब मिस्र सीरिया होते हुए आगे बढ़ती गई तो ईरान और इराक को भी जीतती हुई चली गई थी। तो ईरान हो गया था इस्लामिक एम्पायर का हिस्सा, जो ईरान आप अब देखते हैं। वो अब्बासी, अब उसमें भी अब कहोगे ये अब्बासी खलीफा कौन है, तो मैं 1 सेकेंड में आपको क्लियर कर दूं कि जैसे पहले तो 4 आरंभिक खलीफा हुए, ये 4
पैगंबर मोहम्मद के डायरेक्ट उत्तराधिकारी थे, जो उनके मिलिट्री कमांडर भी रहे हुए थे। बाद में खलीफा का पद वंशानुगत हो गया, यानी देयर वाज द डायनेस्टिक रूल ऑफ कैलिफ। तो पहले उमैया वंश के कैलिफ आए, यानी उमैया वंश के खलीफा आए, जिनका हेड क्वार्टर दमिश्क था सीरिया का। फिर उसके बाद अब्बासी वंश के खलीफा आए, उनका हेड क्वार्टर बगदाद था। लेकिन अब्बासी वंश का खलीफा का जब साम्राज्य का विघटन 15वीं सेंचुरी तक हुआ, तो उसी साम्राज्य से, अब्बासी साम्राज्य के एक हिस्से से एक शासक का उद्भव हुआ। उसका नाम था इस्माइल फर्स्ट, और वही सफावी वंश से था, जिसने अपना एरिया को कार्व आउट कर लिया, अपने एरिया को सेपरेट करके उसको पृथक ईरानी साम्राज्य के रूप में ढाल लिया। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि एक बुक लिखी है, और ये बुक जैसे ईरान्स ग्रैंड स्ट्रेटेजी, ये जो बुक है, यह हमने अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये वली नस्र का है। ये बुक मैंने इसी वर्ष लिया था। हालांकि थोड़ा कॉस्टली बुक है, कोई फॉरेन इसका पब्लिकेशन है, इंडियन पब्लिकेशन से नहीं निकला है। लेकिन मैं जब इस बुक को ख़रीदा, आज से लगभग 3 महीने हुए होंगे, और संडे को मैंने ये बुक खरीदी थी, और उसकी कल होकर मंडे होकर संयोग से मुझे छुट्टी थी, तो एक ही रीडिंग में इस बुक को पढ़ने का मौका मिला था। तो इसमें हमने इस ईरान का ग्रैंड स्ट्रेटेजी मुझे इतनी अच्छी बुक लगी कि मैंने 1 रीडिंग में इस बुक को फिनिश किया था। मतलब कि संडे से मैंने शुरू किया और मंडे तक इसको फिनिश कर दिया था इस बुक को। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, और जो अभी मैं मिलाता हूँ तो वो इतिहास से वो चीज़ें मिलती है। इसमें बेसिकली हिस्ट्री से प्रेजेंट पर लाया गया है। तो इसमें इसने एक बात बताई, बोली कि देखिए, जब सफावी साम्राज्य जिस समय बना था, तो सफावी शिया नहीं थे। अब वह वही सफावी साम्राज्य है कि अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा, तो आपने पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य देखा, पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य देखा, जो पश्चिम एशिया से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था, वो सुन्नी साम्राज्य था। आप पूरब में आइए तो मुगल साम्राज्य आपने देखा, वो मुगल एम्पायर भी सुन्नी एम्पायर था। और अगर सेंट्रल एशिया में आप जाएंगे तो एक उज्बेक साम्राज्य भी था। उसके बीच में जो ईरान का क्षेत्र था, वो सफावी साम्राज्य का था। और सफावियों को सबसे अधिक परेशानी किनसे थी? तो उन्हें सफावी को परेशानी थी विशेष रूप से ऑटोमन से, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। मक्का और मदीना उस ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था, और ऑटोमन साम्राज्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो कहीं ना कहीं सफावी ईरान को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुन्नी ऑटोमन हमें निगल ले, हमें अपने आप में समाहित कर ले। तो अपनी पहचान को अलग करने के लिए बेसिकली इट वाज नॉट सिंपली द मैटर ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, बट रैदर यू कैन सी स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन के लिए जानबूझकर सफावी साम्राज्य के जो संस्थापक इस्माइल फर्स्ट था, उसने घोषित कर दिया कि सफावी साम्राज्य एक शिया है, जबकि वहाँ 2/3 लोग सुन्नी थे। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अपनी पहचान शिया बना लूँगा, तो बाकी जो आसपास के सुन्नी साम्राज्य हमें निगल नहीं पाएंगे। अब विशेषकर उसको फियर था ऑटोमन साम्राज्य से। तो यहाँ से ही शिया ईरान का इतिहास शुरू हुआ। अब शिया ईरान में सबसे पहले सफावी साम्राज्य आए, शाह तहमास फर्स्ट, शाह तहमास सेकेंड। आपने शाह तहमास फर्स्ट के दरबार में हुमायूं कैसे शरण ली थी उसने, फिर कैसे काबुल कांधार को जीता था, इंडिया में हुमायूं का फिर दोबारा आना हुआ था, कैसे जीता था। आप अगर कभी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो आप मुगल से मिलाकर सफावियों का इतिहास देखेंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि मुगल स्वयं सुन्नी एम्पायर था, और ऑटोमन साम्राज्य भी सुन्नी एम्पायर था। लेकिन मुगल ऑटोमन एम्पायर से कोसों दूर था। कोई भी मुगल शासक मक्का और मदीना स्वयं नहीं गया था, लेकिन उसको सफावी साम्राज्य से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशन थे। उस समय तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता नहीं था। अगर देयर माइट हैव बीन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं इंडिया का सफावी साम्राज्य के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था। खैर, आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1789 तक सफावी साम्राज्य टूटते टूटते वो साम्राज्य तो था रहा, लेकिन वो डायनेस्टी धीरे धीरे पतनशील होती गई। और सफावियों को हटाकर बाद में नादिर कुली बेग आया, तो उसने अपने डायनेस्टी को कुछ समय तक के लिए इस्टेब्लिश किया। फिर इस्टेब्लिश हुआ कजर डायनेस्टी। तो ये जो कजर डायनेस्टी था, ये डायनेस्टी 1789 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये 1925 तक चलता रहा।
अब मैं आपको बता दूं कि ईरान, मैं एक चीज़ आपको इतिहास में बताना चाहता हूं कि कोई भी जो देश होता है, आज अगर ईरान के वर्तमान की फॉरेन पॉलिसी को आप समझना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अतीत में जाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो अतीत में जाना पड़ेगा। अगर आपको रशिया के फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो अतीत में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा वली नस्र ने एक बात लिखी है कि जब सोवियत रूस का विकास हुआ, सोवियत रूस का मतलब है कि रूसी क्रांति के बाद रूस साधारण रूस नहीं रहा, इट बिकेम अ कम्युनिस्ट रशिया। सो यू आर जस्ट कॉलिंग इट यूएसएसआर, मतलब इसको आप यूएसएसआर कहते हो क्योंकि कम्युनिस्ट रशिया है। तो जब एक विशाल कम्युनिस्ट रशिया बना रूसी साम्राज्य से, तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट होने के बाद भी रूसी लोगों के जेहन में क्या था, उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस में उनका हिस्ट्री था। उनके दिमाग में एक तरफ नेपोलियन का इन्वेजन था कि नेपोलियन ने किस तरह से रशिया पर इन्वेजन करके हमारा अस्तित्व मिटाना चाहा था। तो हमेशा वेस्ट के प्रति वो शंका भरी निगाहों से देखते थे। उसी तरह से कहीं ना कहीं उन्हें गर्व था कि हमारे यहाँ पीटर द ग्रेट जैसे महान शासक हुए जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया था। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास से उन्हें प्रेरणा भी मिल रही थी, कहीं ना कहीं इतिहास से उन्हें चेतावनी भी मिल रही थी। यही चीज़ आप चाइना में देखिए। चाइना को इस बात का गर्व है कि हम कभी मिडल कंट्री रहे थे, लेकिन इस बात की शर्म भी है चाइना को कि हमें किस तरह से हम वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार हो गए थे और हमको एशिया के एक बीमार मरीज के रूप में तब्दील कर दिया गया था। उसी तरह भारत का भी अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्शसनेस है कि हमारा प्राचीन भारत कितना गौरवपूर्ण और महान रहा है। हम विश्व गुरु रहे हैं। भारत अपने आप को विश्व गुरु भी कहते हैं, कई बार अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है। लेकिन भारत को इस बात का भी एहसास है कि कैसे हमें वेस्टर्न पावर्स ने लूटा था, कैसे हमें ब्रिटेन ने कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया था। और उसको कई बार अपने जेहन में जालियांवाला बाग नरसंहार, कई बार हमारे इकोनॉमी को मैंने ब्लीडेड द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्लीडेड आवर इकोनॉमी वाइट, किस तरह से हमारा आर्थिक शोषण किया। तो इसलिए आप देखिए कि जब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी शुरू हुआ तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उससे पूर्व ही नेशनल मूवमेंट के दरमियान ही भारतीय नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें बिल्कुल से एशियो अफ्रीकन कंट्रीज़ जितने भी शोषित कंट्री है उनके पक्ष से हमें आवाज़ उठाना है, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव हैं, कहीं ना कहीं लुटेरे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे के रिसोर्सेज को लूटते हैं। और कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद उनकी ब्लड में है, वह कभी हट नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी उभर कर आया। वही चीज़ ईरान के फॉरेन पॉलिसी में आपको देखना पड़ेगा कि ईरान भी साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहा है। कैसे रहा है, तो मैं फिर एक बार थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूँगा। याद करिए, आप 19वीं सदी के ब्रिटिश साम्राज्य को याद करिए। आप याद करिए 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश साम्राज्य का रूसी साम्राज्य के साथ किस तरह से प्रतिस्पर्धा हुई थी अफगानिस्तान में, जिसको आप द ग्रेट गेम के नाम से जानते हो, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग ने उसे द ग्रेट गेम कहा था। उसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय कभी चाहता था रूस की मैं अफगानिस्तान के रास्ते या ईरान के रास्ते पूरब की तरफ प्रवेश करूं अपने क्षेत्र से और ब्रिटिश के भारतीय उपनिवेश पर कब्जा कर लूं। और ब्रिटेन के लिए ऐसा लगता था, ब्रिटेन को, कि नहीं नहीं, ये तो भारत तो हमारे ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण है, भारत को हम कैसे जाने देंगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि इस समय दोनों के बीच एक राइवलरी हुई, एक बहुत लंबी राइवलरी दोनों के बीच चली थी। तो संजोग से क्या हुआ कि जब ब्रिटेन और रूस के बीच, चूँकि उधर रूस बढ़ना चाहता था, ब्रिटेन उसका रास्ता काटता था, तो ना तो ईरान में ब्रिटेन घुसने दिया रूस को, ना ब्रिटेन रूस को घुसने दिया, ना रूस ब्रिटेन को आने दिया। तो मतलब कि ब्रिटेन और रूस की प्रतिस्पर्धा में अंततः किसे फायदा हुआ? अंततः ईरान को फायदा हुआ। तो लगभग 50 वर्षों तक ईरान ने अपने अस्तित्व को बचा कर रखा, जबकि जो मैंने आपको बताया कि कजर राजवंश था, कजर डायनेस्टी था, वो कमज़ोर था, वो ताकतवर नहीं था।
लेकिन फिर भी उसने अपने अस्तित्व को बचा कर रखा। अब देखते हैं, लेकिन स्थिति में बदलाव आया। स्थिति में बदलाव कैसे आया? तो 1907 में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, या आप कह सकते हो कि ईरानी साम्राज्य का दुर्भाग्य था कि 1907 में जो रूस और ब्रिटेन के सारे झगड़े समाप्त हो गए और दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। आप मैप पर देख रहे होंगे ईरान को मुगल साम्राज्य को देख रहे होंगे, आप ईरान को देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य को देख रहे हैं। उसी ईरान में मैं आपको कह रहा हूं कि कजर डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ, और वही ईरान है। ईरान के उत्तर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ईरान के उत्तर में रशिया था, और ईरान के पूरब और दक्षिण में इंडिया का पार्ट था। तब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। पाकिस्तान उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था और भारत का हिस्सा था। तो यही स्थिति है। इस स्थिति में क्या किया 1907 में, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, मैंने ये तो ब्रिटेन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, सॉरी ईरान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि ब्रिटेन और रूस के बीच मित्रता हो गई और 1907 में दोनों ने समझौता कर लिया। फिर दोनों ने तय किया कि उत्तर से हम ले लेते हैं, दक्षिण से हम ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकली कजर डायनेस्टी तो रहा, कजर वंश तो वहाँ शासन रहा, लेकिन दक्षिण से उस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया ईरान पर। आप मैप पर देखिए, उत्तर से कब्जा कर लिया रूस ने। तो एक तरह से अब कहने के लिए तो कजर वंश था, उसका शासन था, लेकिन वह नाम मात्र का रह गया, और मुख्य उस पर जोर किसका रहा? तो ब्रिटेन और रूस का रहा। चारों तरफ वहाँ अव्यवस्था आती गई, मतलब स्थिति खराब हो गई। खैर चलिए, एक सौभाग्य मिला ईरान को, फिर एक अवसर मिला। ये अवसर क्या था, ये अपॉर्चुनिटी क्या थी? 1917 में रूस में क्रांति हो गई। फिर लेनिन के अंतर्गत वहाँ एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। और आप लोगों को पता होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता है, तो कम से कम उपनिवेशवाद से वो परहेज करता है। उसका मानना है कि नहीं, किसी भी स्वाभिमानी देश को एक के पास, या कोई भी जो कम्युनिस्ट कंट्री है, हम लोग तो दुनिया में शोषित के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। हम लोग किसी को अपनी कॉलोनी कैसे बनाएंगे, हम लोग दूसरे की इकोनॉमी का शोषण कैसे करेंगे? तो सोवियत रशिया स्वेच्छा से उस समय निकल गया लेनिन के काल में। अब जब सोवियत रशिया निकला तो ब्रिटेन को भी लगा कि भाई अब हमारी मुख्य चिंता ये होनी चाहिए कि ईरान को हम मित्र बना लें, क्योंकि ईरान कहीं सोवियत कम्युनिस्ट रशिया से दोस्ती ना कर ले। ब्रिटेन चाहता था कि ईरान हमारे मित्र मंडली में रहे, वह सोवियत रूस यानी कम्युनिस्ट रशिया के मित्र मंडली में ना चला जाए। तो ब्रिटेन ने भी 1921 में ईरान के साथ एक समझौता कर लिया। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच, मतलब रशिया और ब्रिटेन दोनों ईरान से निकल गए, और ईरान कुछ समय के लिए महफूज हो गया। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि इसी बीच ईरान में कुछ उलेमा लोग, जिसको आप उलेमा कहते हैं काजी लोग को, या जो धर्मावलंबी होते हैं, तो कुछ उलेमा लोग थे, कुछ सेकुलर लोग थे, धर्मनिरपेक्ष लोग थे, कुछ व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, जो कि ईरान व्यापार का केंद्र रहा है। उन सबों ने मिलकर कहा कि देखिए, हमारे यहाँ जो कजर वंश था, कजर डायनेस्टी थी, वो बहुत निरंकुश थी। उसने लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार नहीं दे रखा था। इस कारण से ईरान का पतन हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि लोगों को कुछ मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति देते हैं, हम एक संविधान बनाते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के मूलभूत अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। 1986 में, 1906 में सबसे पहले ईरान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ईरान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय पूरी पश्चिम एशिया से लेकर अरब क्षेत्र में कहीं भी आधुनिक संविधान नहीं बना था। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान पहला देश था, पहला इस तरह का साम्राज्य था जिसने एक संविधान लाया, और उसमें उसने शासक वर्ग की शक्ति को सीमित करके जनता को शक्ति देने की कोशिश की। लेकिन जब आपका आर्थिक सामाजिक रूपांतरण नहीं हुआ है, तो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण ना होने की स्थिति में आप कैसे संवैधानिकता को बचा सकते हो, आप संविधानवाद की रक्षा कैसे कर सकते हो? एक क्रिटिक ने बड़ा ही एप्ट रिमार्क दिया है, एक क्रिटिक ने बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि ऐसा है कि यह उसी तरह की बात है कि किसी के पास घर नहीं हो, उसने फर्नीचर लगा दिया हो। पहले आपके यहाँ आप राष्ट्र नहीं बने हो,
आपके यहाँ आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक संविधान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेकिन चलिए, एक बात तो हुई, इतिहास में इससे भी प्रेरणा मिलती है। चूंकि ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं ना कहीं था, तो 2022 में जो ईरान में आप जनता का विद्रोह देखते हो, या फिर आप 26 में जनवरी 1926 में जो ईरान की जनता सड़कें पर उतर गई, वो कहीं ना कहीं उस संविधानवाद की याद दिलाता है कि ईरान में कहीं ना कहीं संविधानवाद की प्रवृत्ति जो 20वीं सदी के आरंभ में रही, वही यहाँ प्रेरणा दे रही है। चलिए खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब कुल मिलाकर 1921 तक ईरान को निजात मिला, तो धीरे धीरे ईरान में यह बात चलने लगी कि देखिए, केवल संविधान बनाने से हमारा राष्ट्र ताकतवर नहीं होगा। 1906 में तो हमने संविधान बनाया, लेकिन 1907 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर हमें विभाजित कर लिया था। हमें एक मजबूत सरकार स्थापित करनी होगी। इसी का फ़ायदा उठाया एक रजा पहलवी खान था। तो रजा पहलवी खान एक मिलिट्री ऑफिसर था, वो हम्बुल ओरिजिन से था। हम्बुल ओरिजिन का मतलब हुआ कि एक जन सामान्य के परिवार से था, और वह एक सैनिक अधिकारी था। तो रजा खान पहलवी ने ईरान पर कब्जा कर लिया, मतलब आर्मी लेकर आया और तख्ता पलट कर दिया। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कजर वंश की जो सरकार थी, कजर वंश की सरकार, हालांकि उसकी शक्ति तो क्षीण हो चुकी थी, लेकिन जो मैंने आपको पहला वंश बताया था, याद करिए, सफावी वंश, उसके बाद जो फिर कजर वंश आया, तो इसकी जो सरकार थी कमजोर थी, लेकिन फिर भी अस्तित्व में थी। रजा पहलवी खान ने उसको उस सत्ता से, गद्दी से हटा दिया, और 1921 में ही रजा खान पहलवी ने तख्ता पलट कर दिया था, और 1925 तक ये कजर वंश समाप्त हो गया। अब आ गया रजा पहलवी। अब यही रजा पहलवी जो है, ये पहला पहलवी शासक है, और इसने अपना एक मोटो दिया कि हम ईरान को एक ताकतवर राष्ट्र बनाएंगे। शुरू में कुछ उलेमा का मतलब है जो मुसलमानों का पुरोहित है, इसको अंग्रेजी में क्लरिकल बोलते हैं, तो क्लरिक थे। तो कुछ इस तरह के जो क्लरिक थे वो, प्लस कुछ मर्चेंट्स एंड कुछ सेकुलर लोगों ने उसका हाथ मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि अब ईरान के लोगों को लग रहा था कि जब तक हमारी सरकार ताकतवर नहीं बनेगी, तब तक अब हम ईरान और रूस, इन दोनों के साम्राज्यवाद से बच नहीं पाएंगे। अब तो सोवियत रूस हो चुका था, साम्यवादी रशिया हो चुका था। तो रजा पहलवी ने इसका फायदा उठाकर अपनी सत्ता को मजबूत किया, और उसने कुछ धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाने लगी। महिलाओं को कहा कि आप लोग अपना अपना हिजाब हटा लीजिए, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की, और उसने ईरान के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का प्रयास किया। आप तो जानते हैं कि उलेमा कभी भी मॉडर्नाइजेशन को स्वीकार दिल से नहीं करता है। तो उलेमाओं को अभी भी परेशानी थी कि भाई आखिर ये क्यों मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, ये महिलाओं को। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर एक बात गौर करके देखिए कि अब तक जो ईरान का इसको आप कह सकते हो ईरान का जो शासक था, वो ईरान का शासक कहीं ना कहीं शिया धर्म का प्रमोशन कर रहा था, चाहे वो कजर डायनेस्टी है, उससे पहले सफावी सम्राट हो। लेकिन रजा पहलवी पहला ऐसा शासक था जिसने कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण की हल्की फुल्की नीतियां शुरू कर दी। तो उलेमाओं को लगा कि भाई हम तो ईरान को एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, शिया ईरान, जो हमारी एक पहचान होगी, और वही हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, और ये तो चाहता है बिल्कुल से ध्वस्त कर देना हमें। तो इसलिए वो रजा पहलवी का खिलाफ करना शुरू कर दिया, और रजा पहलवी का विरोध अपने ही देश में होना शुरू हुआ। लेकिन चलिए, फिर भी बात बन गई, और मैं आपको बताऊंगा कि उस समय एक उलेमा था, उसका नाम था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, वही पहला व्यक्ति है। बाद में जब रजा पहलवी की सरकार तो टिकी रही, लेकिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर एक बार ब्रिटेन और सोवियत रशिया, चूंकि दोनों एक ही गुट में थे, ईरान पर कब्जा कर लिया, और रजा पहलवी की सरकार को फिर हटा दिया, और उसके बेटे जिसका नाम था रजा मोहम्मद पहलवी, अब देखिए सभी का नाम रजा पहलवी है, उसके बेटे का नाम था रजा मोहम्मद शाह पहलवी। तो रजा मोहम्मद शाह पहलवी जो है उसको गद्दी पर बैठा दिया। इसको ही शॉर्ट फॉर्म में जो आप कहते हैं ईरान का शाह,
या अगर कहीं आप पढ़ोगे ईरान का शाह, तो इसका मतलब आप लगा लेना कि रजा पहलवी खान का बेटा राजा मोहम्मद शाह पहलवी को ही शाह कहा जाता है। वो गद्दी पर विराजमान हो गया। लेकिन तब तक वहाँ पर अब ईरानी लोगों के मन में ये बात चलने लगी कि भाई अब शाह को इतनी ताकत नहीं मिलनी चाहिए, कुछ जनता को भी शक्ति मिलनी चाहिए। कुछ उलेमा वगैरह भी एक्टिव थे, लेकिन रजा मोहम्मद शाह पहलवी था, उसमें भी कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण ईरान में लाने की प्रवृत्ति थी। हालांकि वो अपने पिता की तरह बिल्कुल से सबके अधिकारों को नहीं कुचल रहा था, उसी तरह से कुछ काम चल रहे थे। इन द मीन टाइम एक प्रधानमंत्री के पद पर आया, और उस प्रधानमंत्री के पद पर जो आया उसका नाम था मोहम्मद मुसादेक। और मोहम्मद मुसादेक बहुत पावरफुल हो गया, बल्कि उसको रजा मोहम्मद शाह पहलवी भी उसको टच नहीं कर पाता था, तो काफ़ी पावरफुल हो गया। और उसी समय की घटना है कि खैर चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान को तो बहुत हद तक स्वायत्तता मिल गई, सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद एक दो घटना आपको शीत युद्ध से मिलाकर देखनी होगी, जो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर केवल आपको डील कर देता हूँ कि जैसे पश्चिम एशिया और जो अरब क्षेत्र आप देखते हो ना, तो पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन स्थापित है, तो वह पूरा का पूरा इलाका ब्रिटेन का इलाका था। वहाँ पर ब्रिटेन की ही हुकूमत चलती थी। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पावर में नहीं आया था, मतलब पावर में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। तो क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का पतन हो गया, और पतन होने के बाद एक घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मेरे किसी एक लेक्चर में आप देख लेना। सुएज नहर संकट हुआ था, जब मिस्र में इन लोगों ने घेरा डाला था, लेकिन मिस्र में जब ब्रिटेन ने हमला किया था तो उसे अपमानित होकर मिस्र से निकलना पड़ा था। उसकी आर्थिक शक्ति तो पहले ही छीन हो चुकी थी, उसकी सामरिक शक्ति भी छीन हो गई, और उसके बाद उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी चली गई। तो सुएज नहर संकट जो 1956 में हुआ, उसके बाद ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया कि अब हमें अरब क्षेत्र से और पश्चिम एशिया से निकल जाना है। ब्रिटेन निकल गया। तब तक इधर रजा मोहम्मद शाह पहलवी था और ईरान का शाह था, और ईरान उस समय पावरफुल और एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कंट्री था। तो अच्छा, अमेरिका, अब ब्रिटेन चूंकि निकल गया, उधर सोवियत रशिया है, और सोवियत रशिया ईरान के उत्तर में है, तो शीत युद्ध शुरू हो चुका है, और सोवियत रूस अब अरब क्षेत्र में घुस सकता है। और अमेरिका की पहले दिली इच्छा नहीं थी, बाद में निक्सन ने एक डॉक्ट्रिन दिया कि भाई हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। तो जो निक्सन डॉक्ट्रिन है, निक्सन डॉक्ट्रिन पर हम भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बताऊं कि जो रजा शाह पहलवी है, वो रजा मोहम्मद शाह पहलवी एक मतलब सोवियत रशिया के बगल में एक पावरफुल ईरानी स्टेट को बनाकर रखना चाहता था, और संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन की तरह अरब क्षेत्र में हुकूमत शुरू में नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि कोई हमें अगर ऐसा स्टेट मिल जाए तो हम उसको अरब क्षेत्र का और पश्चिम एशिया का गार्जियनशिप सुपुर्द करके हम खुद शीत युद्ध से बच के निकल जाए। तो अमेरिका को लगा कि सबसे अच्छा गेम ईरान पर खेला जा सकता है, तो वही ईरान के शाह पर उसने गेम खेला, ईरान के शाह को पावरफुल बनाया। उस समय चूंकि ईरान का जो शाह था वो शिया होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष था अपने दृष्टिकोण में, ईरान का आधुनिकीकरण कर रहा था, तो नॉर्मली इजराइल से उसकी अच्छी मित्रता स्वमेव हो गई थी। तो इजराइल से मित्रता हो जाने के कारण उसे अब कोई परेशानी नहीं थी, वो इजराइल के साथ बहुत अच्छे टर्म्स पर था। ही वॉज द गुड टर्म्स विथ इजराइल, और इजराइल के साथ उसके हथियारों का समझौता भी हुआ था। इजराइल ने ईरान को हथियार देना चाहा, और बदले में ईरान ने उसको इजराइल को ऑयल प्रोवाइड किया। तो अब देखिए, अब ईरान का अमेरिका से भी दोस्ती है, ईरान का इजराइल से भी दोस्ती है। और जैसे कि इसमें वली नस्र ने एक बात और कही है कि आप इतिहास में कभी भी जो ईरान से ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी चाहे शाह का शासन हो, या फिर आप देखोगे ईरानी क्रांति जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, या वहाँ पर उलेमाओं का शासन हो, दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं जो इसकी ईरान की ग्रैंड स्ट्रेटेजी रही है वो रही है कि भाई हम अपने हितों की रक्षा करें। तो वहाँ पर जो शाह की सरकार है वो अपने हितों की रक्षा के लिए, शाह की सरकार इस कंक्लूजन पर पहुँच गया कि देखिए बगल में कम्युनिस्ट रशिया है, और कम्युनिस्ट रशिया और शीत युद्ध चल चुका है, तो शीत युद्ध से हमें बचा सकता है वह पश्चिमी शक्तियाँ ही हमें बचा सकता है। तो ऑटोमेटिकली शाह पश्चिमी शक्तियों के करीब चला गया, और अमेरिका, यूएसए ने शाह पर अपना दांव खेला,
उसने सोचा कि चलो हम शाह को ताकतवर बना देते हैं और शाह ही यहाँ हमारा कम से कम हमारे हितों की रक्षा वेस्ट एशिया में करेगा। और शाह भी चाहता था कि हमारी जो नीति है उसको स्वायत्ता मिले, ऑटोनॉमी मिले। इसलिए शाह का कहीं ना कहीं जोर होता था, वो अमेरिका से जो चाहता था शाह करवा लेता था। एंड शाह इमर्ज टू बी ए पावरफुल कंट्री, ईरान इमर्ज टू बी ए पावरफुल कंट्री अंडर शाह। लेकिन एक दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई कि वहाँ ईरान में भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता था, इराक में भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता था, और आप कह सकते हैं और भी बहुत सारे देश थे जिसमें सऊदी अरेबिया में होता था। तो सऊदी अरेबिया में अमेरिकी कंपनी काम करती थी, इराक में एक जर्मन कंपनी काम करती थी, और ईरान में एक एंग्लो ईरानी कंपनी तेल का उत्पादन करती थी। अब देखिए, अब शाह तो नहीं चाहता था कि हम किसी भी पश्चिमी देश के साथ अपना संबंध को खट्टा करें, वो तो चाहता था कि शीत युद्ध में हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे। इसलिए चलिए ईरान उन लोगों को ऑयल सप्लाई करता रहे पश्चिमी देशों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोसादेक की सरकार थी, जिसको आप कहते हो जो प्रधानमंत्री था मोहम्मद मोसादेक, तो मोहम्मद मोसादेक को लगा कि देखिए भाई, ऐसा है कि बहुत कम पैसे में हमारा तेल ये खरीद रहा, और ऊपर से तेल को पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑयल को ये प्रोडक्शन करके और भंडारण करके स्टोरेज करके रखता है ताकि मार्केट में भाव ना बढ़े, तब तो हमारा तेल का भंडार भी समाप्त हो जाएगा। इसी पर मोसादेक की सरकार ने गुस्सा खा लिया। हालांकि शाह इस बात को नहीं चाहता था, लेकिन मोसादेक प्रधानमंत्री ने अपने जोर पर उसने क्या किया कि एंग्लो ईरानी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि ब्रिटेन को ईरान के तेल से बेदखल कर दिया, कहा आप बाहर निकल जाओ। हालांकि अमेरिका पहले, यूएसए पहले ईरान के खिलाफ नहीं था। उसने सोचा कि हम ब्रिटेन और मोसादेक के बीच कुछ समझौता करा दें। लेकिन जो मोसादेक का जो उसने बहुत ही आक्रामक रवैया देखा, यह सोचकर संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से डर गया कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। आज अगर मोसादेक ने ईरान में ऐसा किया तो कल ऐसा ना हो कि कल सऊदी अरेबिया हमारा भी स्टैंडर्ड एंड ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दे। इस बात से वो डर गया, और इस डर से उसने क्या किया कि 1953 में अमेरिका ब्रिटेन ने दोनों मिलकर मोसादेक की सरकार को गिरा दिया और पूरी शक्ति शाह की सरकार को दे दी। अब देखिए, वहीं से प्रॉब्लम ईरान में शुरू हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरान के जो कॉमन मासेस थे, विशेषकर जो क्लरिकल था, जिसको आप कहते हो उलेमा, और ईरान में सत्ता के कई परत थे, उसमें उलेमाओं का, जो ईरान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री था और इस्माइल प्रथम के समय से उसको शिया पहचान दी गई थी, और इसलिए उलेमाओं का वहां पर बहुत बड़ा वर्चस्व था। और शाह को कहीं ना कहीं पश्चिमी के पिट्ठू के रूप में देखा जाता था कि अरे ये तो वेस्टर्न पावर्स का पिछलग्गू है। और मोसादेक था, वो कहीं ना कहीं ईरान की स्वतंत्रता का प्रतीक था, ईरान के स्वाभिमान का प्रतीक था। लेकिन जब मोहम्मद मोसादेक की सरकार को मर्सीलेसली जब गिरा दिया अमेरिका ईरान ने, तो ईरान में इस बात से अंदर ही अंदर एक अंडर करेंट चलने लगा। लेकिन शाह का पावर बढ़ गया और शाह वहाँ पर बड़ी तेज़ी से पश्चिमीकरण करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया, हिजाब वगैरह को से रिमूव करना शुरू कर दिया। इतना सारा जो बदलाव आ रहा था, इस बदलाव के कारण कहीं ना कहीं ईरान में धीरे धीरे उलेमाओं के बीच एक अंडर करेंट चल रहा था। इसका अंदाज शाह को भी नहीं था। अंत में वही हुआ, मैंने आपको जो बताया था, एक नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो एक क्लरिक था, एक पादरी था, मतलब पादरी का मतलब वो क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम पादरी यानी उलेमा। और यहाँ से वो निर्वासित कर दिया गया था शाह के द्वारा, और यहाँ से वो निर्वासित होकर बाहर में वो निर्वासित जीवन जी रहा था। अचानक से 1979 में वो प्रकट हुआ और उसने फिर ईरान की पहचान और एकदम शिया धर्म को अपील की, और देखते देखते यही घटना है 1979 की, ध्यान रखिए, इसी को कहा जाता है 1979 की ईरानी क्रांति। और ऐसा जन आंदोलन शुरू हो गया उस उलेमा की अपील पर कि शाह, जो ये मोहम्मद शाह, जो इसको मैंने आपको बताया कि जो रजा मोहम्मद शाह पहलवी है, जिसको आप शॉर्ट में शाह कहते हैं, वो टिक नहीं सका ईरान में, भागना पड़ा उसको। अपने परिवार के साथ फ्लाइट पर बैठ के और अपने सारे धन को बटोर कर यहां से लंदन की तरफ कूच कर गया। इस तरह से वो अपनी जान बचाकर भाग गया। और उसके भागते ही सारी सत्ता चली आई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हाथ में।
अब अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने क्या किया कि एकदम एक आइडियोलॉजिकल सरकार इस्टेब्लिश कर दे, ऊपर से नीचे 88 कलर की परिषद, एक खुद अपने वो स्पिरिचुअल लीडर के रूप में इस्टेब्लिश हो गया, एक उसने स्पेशल असेंबली बना दी, तो सत्ता के 4-5 परत, एक प्रेसिडेंट का पद का सृजन हो गया, ये सारी चीज़ें, और नाम रख दिया इस्लाम, ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक। ये घटना मैं बता रहा हूँ 1979 की। सबसे दुखद बात ये हुई कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय नियम को फॉलो करते हुए जो राजदूत या एम्बेसीज है उनको सम्मान किया जाता है। और ईरान के मतलब, हालांकि ये अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ऐसा नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से हमें, आखिर ईरान में अमेरिका से अगर बहुत संबंध अच्छा ना रहे, वो कहीं ना वो अमेरिका के विरुद्ध हमारा एक स्ट्रेटेजिक स्थिति मजबूत हो, अगर वो ऐसा चाहता था तो साथ में वो यह भी चाहता था कि हम यूएसए के साथ कोई युद्ध में ना उलझे। लेकिन चूंकि आप कहते हैं कई बार क्या होता है कि लीडर एक स्टेप पीछे रहता है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कई स्टेप्स आगे हो जाते हैं, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कई स्टेप्स आगे हो गए और उनके फॉलोअर्स ने कुल मिलाकर हमला कर दिया। और उसके फॉलोअर्स के हमले का परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी दूतावास पर डायरेक्ट हमला हो गया और अमेरिकी दूतावास से 66 अमेरिकन एम्बेसी से 66 एम्प्लॉइज को पकड़ के, जिसमें कि हायर डिप्लोमेट्स भी थे, लोअर क्लर्क्स भी थे, उन सब को पकड़ के हॉस्टेज बना लिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और 66 अमेरिकी लोग हॉस्टेज के रूप में रहे। अमेरिका बड़ा ही किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में रहा कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय अस नाउ, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, देयर शुड बी द कमांडोज ऑपरेशन और देयर शुड बी डिप्लोमेटिक टॉक्स करने का, कूटनीतिक वार्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं था। कमांडो ऑपरेशन का विकल्प भी बहुत खतरनाक था। पूरे 2.5 वर्षों तक यह हॉस्टेज क्राइसिस चलता रहा। यहीं से शुरू हुई दोनों की वह दुश्मनी जो अभी एपिक फ्यूरी के रूप में प्रकट हुई है और जिसमें सीधे अब अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी तो रहे नहीं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी अयतुल्ला अली खुमैनी को निशाना बनाया गया। तो खैर ये बात तो यहाँ हुई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जैसे शाह की सरकार थी, तो शाह की सरकार भी ईरान के ग्रैंड स्ट्रेटेजी पर बल देती थी कि हमको पश्चिमी शक्ति के साथ मिलकर अपने ग्रैंड स्ट्रेटेजी को बनाना है। अब इधर जब उलेमाओं का शासन हुआ तो उसने भी इतिहास से सबक ली कि नहीं, ईरान पर हमेशा बाहर से हमला हुआ है, हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ईरान की रक्षा। तो ईरान की रक्षा के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो उसने कहा कि हमें 2 शैतान से लड़ना है। जो बड़ा शैतान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसने सीधा हमारे ऊपर हमला किया है, और दूसरा शैतान है इजराइल, जिसने फिलिस्तीनियों को उनके हक से वंचित किया है। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आप देखते हो ईरान में धार्मिक कट्टरता, वो केवल विश्वास की बात नहीं है, ये ईरान की स्ट्रेटेजी थी। उसको लगता था कि हम पूरे अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया में अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करूं कि मैं ही एकमात्र, हम यानी ईरान ही एकमात्र इस्लाम के हितों का संवर्धक है, ईरान ही एकमात्र इस्लाम के हितों का रक्षक है और ईरान ही एकमात्र इस्लाम का यानी पैगंबर मोहम्मद इमाम अली की विरासत को अरब क्षेत्र में ढो रहा है। तो ईरान की जो प्रतिष्ठा है उसको पूरे अरब क्षेत्र से वेस्ट एशिया में 4 चांद लगे। तो कहीं ना कहीं उसकी ये रणनीतिक मतलब एक चाल थी कि हम अपने आप को थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा रूढ़िवादी दिखे, इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने की बात करें, महिलाओं को हिजाब पहनवाएं, हम महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाएं और कहीं ना कहीं इस्लाम के कठोर नियमों को लागू करें। ये उसकी रणनीति में शामिल थी, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता था। तो इस तरह से ईरान का कैरियर शुरू हुआ। उधर पश्चिमी देश भी इस बात से चिंतित थे कि आखिर ईरान ने तो बहुत गलत किया। चिंता तो यूरोपियन देशों को भी थी और अमेरिका तो डायरेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ था। तो चलिए, उसके ईरान के बगल में एक कंट्री हुआ करता था इराक, आप देख ही रहे, आज इराक की स्थिति बदल गई। इतिहास में थोड़ा चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक सैनिक तानाशाह का शासन था जिसने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना लिया था और जिनका नाम था सद्दाम हुसैन। अब देखिए, ईरान, इराक
सीरिया और लेबनान, ये 4 ऐसे गिरे हुए कंट्री है जिसको आज क्रेसेंट कहते हो। ऐसे घुमाओगे तो ईरान से बढ़ोगे, ऐसे इराक, और इराक से आप बढ़ेंगे तो ऐसे सीरिया को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं मैप पर, और तब आप साउदर्न लेबनान तक चले जाइए, इजराइल के बॉर्डर तक। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ तक इसको कहते हैं सिया क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब चांद, अर्ध चांद की तरह आपको ऐसे घुमा हुआ सा मिलेगा। तो इराक में भी सिया थी, 60% सिया थे और 20% सुन्नी थे, और 20% वहां 60% सिया, 20% सुन्नी और 20% कुर्द। लेकिन सद्दाम हुसैन 20% सुन्नी को रिप्रेजेंट करता था, वो सुन्नी था, लेकिन सद्दाम हुसैन 60% सिया और 20% कुर्द को दबा कर रखता था। तो उसका जो ताकत थी, तो वो एक तरह से ईरान के विरुद्ध बफर का काम कर रहा था, एक सुन्नी राष्ट्र के रूप में। था तो सिया राष्ट्र, लेकिन वो खुद सुन्नी था, और वो कहीं ना कहीं सुन्नी के हितों की रक्षा के लिए ईरान के जस्ट बफर क्षेत्र के रूप में, बफर का मतलब होता है मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में, वो काम करता था। तो ये बात थी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का जब सद्दाम हुसैन, पहले तो सद्दाम हुसैन को पश्चिमी देशों ने मिलकर सद्दाम हुसैन पर एक दांव खेला। व्हाट वाज दैट गेम? तो दांव यह खेला कि सद्दाम हुसैन और ईरान के बीच उसने एक युद्ध की पीठिका निर्मित कर दी, कुछ मुद्दा दोनों के बीच हुई। इन्होंने सद्दाम हुसैन को सहायता दी, मिलिट्री सहायता भी दी, और फिर 1980 से 88 तक ईरान इराक वॉर चलता रहा। हालांकि तब भी ईरान ने उस समय इराक के इस आक्रमण को, जबकि पश्चिमी देशों का समर्थन कहीं ना कहीं वेपन से, डायरेक्ट नहीं, वेपन से, हथियारों से, कई तरह से सहायता मिल रही थी सद्दाम हुसैन को, लेकिन फिर भी ईरान ने इराक को जीतने नहीं दिया, और बड़ी तत्परता पूर्वक, चूंकि अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट के रूप में ईरान ने अपने आप को बचाए रखा। हालांकि 1988 में वॉर समाप्त हुआ यूएनओ के तत्वाधान में, तब तक शीत युद्ध समाप्त हुआ और सद्दाम हुसैन ने गलती कर दी। 1961 से ही कुवैत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। अब इसने क्लेम कर दिया कि भाई कुवैत को इराक के पार्ट से निकाल कर बनाया गया है, तो कुवैत वो हमारा पार्ट से मिलकर इन देशों ने बनाया है, तो हम कुवैत पर कब्जा कर लेते हैं। उसने 1990 में कुवैत पर हमला करके कुवैत को जीत लिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का, चूंकि कुवैत उसका एक प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टेड स्टेट था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अपने ईगो पर लिया, और फिर 28 देशों का यूएनओ का तत्वाधान में, चूंकि उस समय तक तो कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, तो अब रशियन वीटो का डर नहीं था अमेरिका को, तो 28 देशों का एक गठबंधन बनाकर, जिसको आप प्रथम खाड़ी युद्ध कहोगे, उसने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की शक्ति तोड़ दी, सद्दाम हुसैन पराजित हुआ। हालांकि सद्दाम हुसैन शासन करता रहा। बस वही है कि अमेरिका को अभी भी दिल्ली इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी जो दुश्मनी होती है वो लास्ट तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका को लगता था कि सद्दाम हुसैन को उसकी जड़ से हम मिटाएंगे, वी हैव टू चेंज द गवर्नमेंट इन इराक। तो 2003 में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय, जबकि गलत आरोप इराक पर लगाया गया कि इराक के पास कहीं ना कहीं केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, उसके पास रासायनिक और जैविक हथियार है, और एक गलत चीज़ों का, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को क्लीन चिट दिया था 2003 में, बावजूद इसके ब्रिटेन की सहायता से हमला करके अमेरिका ने, और इराक को पूरी तरह से सद्दाम हुसैन को वहाँ से बाहर कर दिया गया। और सद्दाम हुसैन तो जान बचाकर भागा, इराक को ऑक्युपाई कर लिया अमेरिका ने, और 2009 तक इराक को ऑक्युपाई किया रहा। इसी बीच सद्दाम हुसैन की रिकवरी हुई, और उसकी रिकवरी होने के बाद उसे भी फांसी पर लटका दिया अमेरिका ने। तो इस तरह से इराक का मामला समाप्त हो गया, और 2009 तक अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया। अब देखिए, यूएसए से जब अमेरिका निकला, तो कुर्द को एक अलग स्वायत्त क्षेत्र बना दिया, कुर्द ऑटोनोमस क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो चुनाव हुए, तो ऑटोमेटिकली यू कैन से 60% तो उसमें सिया थे, तो चुनाव में वहाँ पर सिया सरकार स्थापित हुई। अब वो सिया सरकार ईरान की मित्र सरकार बन गई। तो अमेरिका ने तो ईरान के पावर को खुद बढ़ा दिया। अगर सद्दाम हुसैन को रास्ते से नहीं हटाया होता, अच्छा, ऊपर से अस्थिरता आ गई इराक में, क्योंकि जो सुन्नी शक्ति है वो बार बार बम ब्लास्ट करती। वहाँ पर आप देखोगे कि जो सुन्नी, जो जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट गुट है, वो बार बार परमाणु हमला करते हैं। तो बार बार वो एक्सप्लोजन करते हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो, आप कह सकते हो कि टेररिस्ट मेथड को एडॉप्ट करके, और इराक की सरकार को हमेशा अनस्टेबल या डिसऑर्गेनाइज करना चाहते हैं।
तो इस तरह से इराक आज भी अशांत है। कुर्द अलग, अब स्वायत्त क्षेत्र होने के बाद भी कुर्द का अपनी महत्वाकांक्षा अलग है, और शिया और सुन्नी के बीच जो विवाद है, जो परमानेंट विवाद है, वो परमानेंट विवाद कायम है। तो इधर जिस समय सद्दाम हुसैन इस सीन से हटे, बस उसी समय ईरान और पावरफुल होकर उभर गया। इन द मीन टाइम ईरान को लगा कि अब हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ग्रैंड स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें एक दो मित्र खड़ा करना है और दो तीन हमें प्रॉक्सी खड़ा करना है, मतलब प्रॉक्सी ऑफ रेजिस्टेंस। हमें प्रॉक्सी ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा करना है जो हम अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा कर सके। अब देखो उसके दिमाग में एक गेम प्लान आया। एक फिलिस्तीनी समस्या बहुत पहले से चली आ रही थी कि यासिर अराफात थे, उसकी एक अलग कहानी है। अब कितना ले जाऊं, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारे विषय एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और विदाउट वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना मुश्किल होता है। तो हमें याद है कि 1990 में जब एक तरह से शीत युद्ध समाप्त हुआ, उधर ईरान इराक वॉर हुआ, और इजराइल के साथ भी जो अरब देश हैं उनके तनाव कम हुए। तो बार बार अब यही मुद्दा उभरता कि भाई ईरान इराक और के मुद्दे से होते हुए तब इराक को ऐसा लगा कि अब चलो ईरान को ऐसा लगा कि इराक तो हम एक मित्र, एक शिया राज्य के रूप में रहेगा, लेकिन ये बहुत रिलायबल मित्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सैनिक अड्डा भी अमेरिका का बना हुआ था। तो उसने सोचा कि एक और मित्र हमको चाहिए। तो सीरिया के बशर उल असद, सीरिया का जो शासक था, हालांकि पूरी तरह से तो शिया नहीं था, अलवाइट्स था, लेकिन उसने अपनी पहचान शिया पहचान बना रखी थी। तो उसने पहले सीरिया के उस शासक बशर उल असद से मित्रता की। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई इजराइल को अगर परेशान करना है तो हमें लेबनान में कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक कम से कम आतंकी गुट खड़ा करना पड़ेगा। तो उसने हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। दक्षिणी लेबनान में जो इजराइल के बॉर्डर पर था, हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। तो हिजबुल्लाह हो गया उसका प्रॉक्सी पावर। फिर उसने इराक में भी एक इस्लामिक जिहाद करके गुट खड़ा कर दिया। तो चले इस्लामिक जिहाद भी उसका दूसरा प्रॉक्सी बन गया। अब 1990 में क्या हुआ कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, अरब क्षेत्र में जब इजराइल और अरब क्षेत्र के बीच जब थोड़ा सा तनाव कम हो गया, तो उसका फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, क्योंकि फिलिस्तीनियों से तो इजराइल की बहुत दुश्मनी थी, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा और लिकुड पार्टी का एक इजराइल का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था बेगिन। तो इन दोनों के बीच उसने एक संधि करवा दी, और एक संधि करवाकर, और बेगिन नहीं था, बेगिन के साथ उसने सबसे पहले उसने मिस्र के साथ संधि करवाई थी। लेकिन जो 1993 में जब आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 1990 में स्थिति समाप्त हो गया, तो 1993 में उसने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा और इजराइल के बीच एक समझौता करवा दिया। उसको कहते हैं ओस्लो समझौता। अब ओस्लो समझौता में कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी ने इजराइल राज्य को मान्यता दे दी, और उधर इजराइल ने भी कहा कि हम फिलिस्तीनियों को एक अलग राष्ट्र बनाने की अनुमति देंगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लगा कि अब सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। बाद में इजराइल मुकर गया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने संधि की थी उस प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, और इधर यासिर अराफात ने संधि की थी तो उसकी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई पश्चिमी देशों से कैसे संधि कर ली, इन्होंने तो फिलिस्तीनियों के इंटरेस्ट को सेल आउट कर दिया, और इन्होंने बहुत झांसे में आ गए वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के प्रधान यासिर अराफात की भी आलोचना होने लगी। तभी ईरान के दिमाग में आया कि अब फिलिस्तीनियों के लिए एक नया गुट खड़ा करता हूँ, वो थोड़ा आतंकवादी गुट होगा। तो उसने आतंकवादी गुट के रूप में हमास को खड़ा कर दिया। तो इस तरह से आप देखो कि 1990 के बाद उसने फिर हमास को और भी सहायता दे दी। हालांकि हमास तो खड़ा हो गया था 1987 में, उसने ओस्लो समझौता को समाप्त कर दिया। फिर 1990 के दशक में उसने हमास को और भी हथियारों से सहायता करके हमास को मजबूत बना दिया। जबकि हमास सुन्नी है, लेबनान में हिजबुल्लाह शिया है, इराक में इस्लामिक जिहाद शिया है। अब उसके दिमाग में आया कि चलो यमन को देखते हैं। तो यमन में उसने एक हाउथी विद्रोही के गुट को खड़ा कर दिया। इस तरह से उसने अपना प्रॉक्सी ऑफ रेजिस्टेंस बना लिया।
सीरिया एकमात्र उसके मित्र राष्ट्र के रूप में हो गया। अब उसका फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक पोजीशन ईरान का बहुत मजबूत हो गया। अब इसी मजबूती में वो बैठा हुआ है, उसको अपने आप पर गर्व है कि अब हमें कौन हिला सकता। एक समस्या है, समस्या यह हुई कि 2010 में एक घटना अरब क्षेत्र में हुई। अब फिर इतिहास में हल्का सा जाना होगा, लेकिन मैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा। 2010 में घटना यह हुई कि एक अरब बसंत हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ। मतलब क्या कि वहाँ का जो स्थापित शासक वर्ग है उसके विरुद्ध युवाओं में एक विद्रोह होना शुरू हुआ। और जब युवाओं में विद्रोह होना शुरू हुआ तो बहुत सारे युवा थे, उन्होंने सरकार को गिराने के लिए जन प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये सबसे पहले शुरू हुआ था, हमें ध्यान है, ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया में बेन अली की सरकार गिरी, बेन अली देश छोड़कर भाग गया। फिर ये शुरू हुई मिस्र में। मिस्र में होस्नी मुबारक की सरकार गिर गई। फिर वहाँ से शुरू हो गई ये सीरिया में। तो सीरिया में बशर उल असद की सरकार नहीं गिरी, बशर उल असद के में एक गृह युद्ध शुरू हो गया वहाँ पर। और बशर उल असद की सरकार को हटाने के लिए बहुत सारे विरोधी एकत्रित हो गए। और उन विरोधियों को एक तरफ से सुन्नी राष्ट्र भी मदद करने लगे, क्योंकि उनको सिया ईरान से थोड़ी सी परेशानी थी, तो सुन्नी राष्ट्र भी मदद करने लगे। और बशर उल असद के विरुद्ध अमेरिका भी सुन्नी राष्ट्रों को मदद करने लगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण बशर उल असद के खिलाफ था, क्योंकि बशर उल असद जो सीरिया का प्रधान था वह ईरान का मित्र था और ईरान से अमेरिका की दुश्मनी थी। यही पूरा इक्वेशन था। तो वहां पर मूवमेंट शुरू हो गया। उधर लीबिया में कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध 2011 में पश्चिमी देशों ने चढ़ाई कर दी। कर्नल गद्दाफी को खींचकर मार डाला गया। उधर लीबिया में अलग अशांति आ गई। तो धीरे धीरे अरब बसंत थे वो ग्रीष्म में बदल गया। कहीं भी सत्ता परिवर्तन बहुत सफल नहीं रहा। ट्यूनीशिया में जो सत्ता परिवर्तन शुरू में हुआ था कुछ समय तक तो सक्सेसफुल लगा, परंतु वह भी विफल ही हो गया कुल मिलाकर। और इधर मिस्र में पहले वहाँ पर एक पार्टी गठित हुई थी और लगा कि वहाँ पर प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी, लेकिन कोई प्रजातांत्रिक सरकार तो बन नहीं पाई। एक इस्लामिक गुट वहाँ आगे बढ़ा, लेकिन जो इस्लामिक गुट है उसने शरिया के नियमों को लागू करना चाहा, मुस्लिम शरीयत के नियमों को। तो मिस्र की आर्मी ने ही सत्ता पर तख्ता पलट दिया। आज देखते हैं कि आज अल सीसी का वहाँ पर कब्जा है और किस तरह से वहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप मिस्र में कायम है। इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ कि ईरान की स्थिति कमजोर होने लगी। ईरान ने जो अपना फ्रंट लाइन स्टेट बनाया था उसमें सबसे बड़ी परेशानी उसकी हो गई कि अब सीरिया खतरे में पड़ गया, क्योंकि सीरिया को चारों तरफ से सुन्नी देशों ने विरोधी तत्वों को मदद करना शुरू किया और बशर उल असद की सरकार को गिराना शुरू किया। अब देखिए, आप मानचित्र पर देखिए, सीरिया के जस्ट बगल में लेबनान है और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह है। तो अब ईरान को यह लग रहा है कि अगर बशर उल असद की सरकार गिर गई सीरिया में, तब तो अब हिजबुल्लाह को कैसे सहायता हम कर पाएंगे, तो हमारा तो फ्रंट लाइन ही टूट जाएगा। इसलिए जो ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसने खुल्लम खुल्ला मदद देना शुरू कर दिया बशर उल असद को, और हिजबुल्लाह को के वॉलंटियर्स को कहा कि आप बॉर्डर क्रॉस करो और जाकर वहाँ उस क्षेत्र में जाकर बशर उल असद के पक्ष से लड़ो। उधर जो कुर्द भी थे वो भी बशर उल असद के पक्ष से लड़ रहे थे, पेशवर्गा सैनिक उसको बोलते हैं। और बशर उल असद अपनी स्थिति को मजबूत किया करके किसी तरह बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले ईरान के बूते में उसको बचाना नहीं था, क्योंकि सारे सुन्नी शक्तियां विद अमेरिका, तुर्की सभी मिल गए थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि रूस 2015 में व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का दो ही आधार है पश्चिमी एशिया में, एक सीरिया था, एक ईरान था। तो वो सीरिया की सहायता करने के लिए व्लादिमीर पुतिन स्वयं पहुंच गया और जंग छेड़ दिया। व्लादिमीर पुतिन के आने से ही पूरा जंग का पलड़ा बदल गया। बशर उल असद की स्थिति मजबूत होने लगी। तभी एक और भी घटना हो गई। एक आपने संगठन का नाम सुना होगा, ISIS, उसको शॉर्ट में IS भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट। वो अल कायदा का ही ब्रांच है और कट्टर है, और उसका नेता था अल बगदादी। उसने नारा दिया कि सीरिया और इराक, ये दोनों जो आरंभिक खलीफा का केंद्र रहा है, हम सीरिया और इराक में फिर एक बार खलीफा के पद को पुनर्जीवित करेंगे। तो अल बगदादी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और उसने सीरिया पर कब्जा करने के लिए जंग छेड़ दिया, और वह भी बशर उल असद की सरकार को निशाना बनाया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और
पड़ गया खतरे में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका को लगा कि भाई अब अगर मैं बशर उल असद को हटाता हूं तो ये तो आईएस कब्जा कर लेगा, अल बगदादी, और दोनों में किसी एक बुरे को चुनना होगा तो बशर उल असद उससे कम बुरा होगा। तो अमेरिका पीछे हट गया। इधर सोवियत रूस नहीं, अब तो रूसी गणतंत्र रहा, व्लादिमीर पुतिन का रूसी गणतंत्र का मदद मिलता रहा और बशर उल असद अंत में जीत गया। अंत में बशर उल असद बच गया। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं 2017-18 की, उसकी सरकार की रक्षा हो गई। ईरान का फ्रंट लाइन स्टेट बच गया। सब कुछ ठीक जा रहा था। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच तो अच्छी खासी दुश्मनी थी, आप जानते ही हैं। और 2000 में ही ईरान ने घोषणा की कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम पीसफुल ऊर्जा के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो पीसफुल ऊर्जा के लिए, मैं एनर्जी के लिए शुरू कर रहा हूं। 2003 में उसने फिर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बाद में मार्केट में यह बात फैलने लगी कि इसने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब पश्चिमी देश शक्ति में आ गए, विशेषकर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत शक्ति में आ गया, बहुत परेशान हो गया। और उसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक योजना बनाई कि नहीं, इसको हम आर्थिक नाकेबंदी लगाते हैं, इसको हम इतना इकोनॉमिक एम्बार्गो हम और पश्चिमी देश लगा देते हैं कि परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से ईरान को फिर घेरने की कोशिश की गई थी। तो ईरान को तो ये लग ही रहा था कि जो बड़ा शैतान अमेरिका है वो हमें बचने तो देगा नहीं, लेकिन हमें रेजिस्ट करना है। तो अपना प्रॉक्सीज को उसने और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया था कि अगर भविष्य में अमेरिका से हमारा सामना होगा या इजराइल से सामना होगा तो हम बखूबी इसका सामना करेंगे। फिर स्थिति बदलती रही। इधर भारत के भी जो संबंध थे, वो भारत के संबंध भी ईरान से अच्छे होने लगे, क्योंकि उधर जब चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया तो इंडिया ने सोचा कि अब हम भी ईरान में अपना एक वैकल्पिक मार्ग अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, यानी भारत का विभाजन हो गया, तो हमारा सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से डायरेक्ट संबंध ही कट गया। हम अफगानिस्तान से भी डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि पीओके उधर चला गया। तो पीओके तो खैर उसने गलत तरीके से कब्जा किया है, लेकिन उससे हमारा जो अफगानिस्तान का लिंकेज है वो समाप्त हो गया। इधर हमारा पश्चिम एशिया में भी आप देख रहे हैं कि भाई जो हमारा जो अब लिंकेज बनना है तो कैसे बनना है, तो अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो पश्चिम एशिया भाया ईरान होके जाना पड़ेगा। एक भाया पाकिस्तान का विकल्प तो हमारे पास है ही नहीं, और डायरेक्ट हम अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। तो इसलिए क्या हुआ कि भारत ने सोचा कि चलो ग्वादर पोर्ट के प्रतिस्पर्धी पोर्ट के रूप में हमें चाबहार पोर्ट को डेवलप करना। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट की योजना 2003 से ही बनाई थी। इसी बीच अमेरिका ने उस पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। तो भारत का जो पूरा प्रोग्राम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया। चाबहार पोर्ट का जो प्रोग्राम था भारत का, स्लो डाउन हो गया। यही सब चल रहे थे। इसी में एक थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट का आना हुआ। इधर ईरान में भी लिबरल प्रेसिडेंट हुआ, रूहानी। इधर अमेरिका में लिबरल प्रेसिडेंट हुआ, बराक ओबामा। तो दोनों के बीच ओपन, उधर रूहानी का भी बहुत नरम रुख था, बराक ओबामा का भी नरम रुख था। तो दोनों ने 2013 में वार्ता शुरू कर दी। फिर 2015 में तय हुआ कि ऐसा करते हैं, एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने उसको बोलते हैं शॉर्ट में जकपुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना, जिसमें 5+1 को रखा गया। मतलब 5 उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, एक उसमें छठा मेंबर को भी शामिल किया गया, यानी 5+1 अब ईरान से वार्ता करेगा और ईरान को इस बात के लिए राजी करे कि भाई आप परमाणु हथियार की महत्वाकांक्षा छोड़ दो। ईरान ने बदले में अपनी शर्त रखी कि वी विल नॉट मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स बट यू हैव टू विड्रॉ द ऑल सॉर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम अस। मतलब आप हम पर जितने प्रकार के आर्थिक नाकेबंदी लगाए हैं उससे आप हमको मुक्त कर दीजिए। बड़ा एमिकेबली सेटल हो गया 2015 में बराक ओबामा और रूहानी के बीच, प्रेसिडेंट रूहानी के बीच, कि हाँ ठीक है, अब हम यहाँ से इसको हटा दिया। अब हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हम छोड़ रहे हैं और हम इकोनॉमिक सैंक्शन हटा रहे हैं। और बराक ओबामा ने इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पर से हटा दिया। सब कुछ एमिकेबली सेटल था। इस सेटल्ड चीज को फिर एक बार उभार दिए डोनाल्ड ट्रंप महोदय, क्योंकि इजराइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईरान के साथ इतना कंसेशन बढ़ता जाए। लेकिन बराक ओबामा इस मामले में इजराइल के प्रति टफ था। उसने स्पष्ट रूप से इजराइल को कह रखा था कि आप वेस्ट बैंक पर जो जबरन बना रहे हैं फिलिस्तीनी क्षेत्र में, आप अपना
जो नए सेटलमेंट बना रहे हैं उसको अविलंब रोकिए, और उसने बिल्कुल से मना कर दिया कि नहीं, ईरान के साथ इस तरीके से ईरान के साथ हमारा समझौता होगा। तो इजराइल तो खफा हुआ बैठा था। 2016 में जिस समय बराक ओबामा का इलेक्शन हुआ, तो आप जान लीजिए यहूदियों का बहुत बड़ा सपोर्ट था इसके, और यहूदी के पास अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है। तो बराक ओबामा की सफलता में यहूदी लॉबी का बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब बराक ओबामा जीता, तब इसने बड़े गर्व के साथ नेतन्याहू ने कहा कि ही इज़ माई क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड, वो मुझे सबसे अभिन्न मित्र है। और बराक ओबामा जब डोनाल्ड ट्रंप जीता, नॉट बराक ओबामा, सॉरी, आई हैव टू मेक ए करेक्शन हियर, जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीता, तो नेतन्याहू ने घोषित किया कि नहीं, ऐसा है कि हमारा अभिन्न मित्र है, ही इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। और तब देखिए, अब यहूदी से ऑबलाइज था ऑलरेडी, डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों से बिल्कुल ऑबलाइज था। उसने क्या किया कि बराक ओबामा की पॉलिसी को रिवर्स करते हुए 2018 में घोषित कर दिया कि अमेरिकी कोई भी आज तक जितने भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौता किया, उसमें इससे दोषपूर्ण समझौता कोई नहीं है जो उसने जगपोआ का समझौता, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन की वार्ता करके जो ईरान के साथ एग्रीमेंट है, वो सबसे गलत एग्रीमेंट है, उसको हम टर्मिनेट करते हैं। इजराइल को खुश करने के लिए उसने 2018 में उसको टर्मिनेट कर दिया। अब उसको जिस समय टर्मिनेट किया, बस अब ईरान ने कहा कि भाई, अब फिर सैंक्शन लगा दी, जितनी भी आर्थिक नाकेबंदी थी और भी कठिन नाकेबंदी लगा दी। अब ईरान ने कहा कि भाई, मेरा तो जन्नत और जहन्नुम दोनों गया, अब आर्थिक नाकेबंदी लगा रहे हो तो मेरी भी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। अब वो लगा यूरेनियम का इनरिचमेंट करने। वही यूरेनियम इनरिचमेंट पहुंच गया, पहुंचते हुए लगभग 60% तक, लेकिन फिर भी बात दबी पड़ी थी। अब देखिए, ईरान ने का एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी था। अब ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी की लड़ाई में ही ईरान के साथ इस बार मिसकैलकुलेशन हो गया। मिसकैलकुलेशन ये हुआ कि इधर मैं आपको एक पहलू पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली। उसने सोचा, एक अब्राहम एकॉर्ड, जिसकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अब्राहम एकॉर्ड, चूँकि अब देखिए, उसकी कोशिश यह थी, अमेरिका की शुरू से रही, कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा अरब देश मान्यता दे दें। क्योंकि देखिए, एक ट्रायंगल है सिया ईरान, सुन्नी अरब कंट्रीज एंड यहूदी इजराइल। तो अब ईरान ये चाहता कि भाई हम सिया सुन्नी देश मिल जाएं और इजराइल को हम देख लें, और अमेरिका ये चाहता कि इजराइल और सुन्नी देश मिल जाए और सिया ईरान को अलग थलग कर दे। ये गेम बहुत दिनों से चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली। उसने एक अब्राहम समझौता लाया, क्योंकि 1978 में अमेरिका की पहल पर मिस्र ऑलरेडी इजराइल को मान्यता दे चुका है और समझौता कर चुका है। फिर 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया था और मान्यता दे दी थी। अब 2020 में उसने 4 कंट्रीज को राजी किया, जिसमें यूएई भी था, कि भाई आप इजराइल को मान्यता दे दीजिए और इजराइल के साथ समझौता कर लीजिए। अब जिसी समय उसने अब्राहम एकॉर्ड शुरू किया, सऊदी अरेबिया को भी चाहा कि मैं खींच लूं। हालांकि चाइना ने काउंटर करने की कोशिश की। चाइना एक बार सऊदी अरब और ईरान के बीच वार्ता भी कराई। चाइना ने सोचा कि हम ईरान से ही सुन्नी देश की मित्रता करवा देते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी तरफ ले लिया। सऊदी अरेबिया को भी कहा कि आप भी अब्राहम एकॉर्ड पर समझौता करिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि देखिए, जब तक फिलिस्तीनी राज्य को इजराइल मान्यता नहीं देता है, तब तक मुझे उसके साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। तो सऊदी अरब तो कुछ कह के टाल गया। लेकिन उस समय, जिस समय अब्राहम एकॉर्ड जब चल रहा था, इसी समय क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में आप जानते ही हैं कि भारत में G20 की बैठक हुई, और फिर उसके बाद इजराइल और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर और भारत में एक समझौता हुआ। और एक आप लोगों ने आईमेक का नाम सुना होगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो योजना भारत ने लाई, तो उसमें इजराइल अब अरब देश के साथ और पश्चिम एशिया में ईरान निकल रहा था, और बाकी सभी देश मिलकर पूर्व पश्चिम तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। उधर अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से सुन्नी देशों के साथ इजराइल की मित्रता करा रहा था अमेरिका। तो इसी में अब ईरान को लग रहा
कि भाई हम तो रह गए अकेले और हमारी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है तो फेल कर जाएगी। बस उसी समय ईरान ने सोचा कि चलो एक गुगली खेल देता हूँ। उसने तुरंत हमास को कहा यही मौका है, इजराइल पर हमला करो। और 7 अक्टूबर 2023 को ऐतिहासिक दिन हमास ने सीधे इजराइल पर हमला करके 2000 लोगों को मार डाला और 250 लोगों को बंदी बना लिया। अब बेंयामिन नेतन्याहू जैसा हार्डलाइनर प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से, बेंयामिन नेतन्याहू ने शपथ ली कि दैट विल बी रिवेंज्ड, इसका बदला लिया जाएगा। और इसका बदला लिया जाएगा। उसने जो अपना ऑफेंसिव शुरू किया उसमें 70,000 फिलिस्तीनी निर्दोष मारे गए। और उसने चुन चुन कर अब ईरान के प्रॉक्सी को निशाना पहले बनाना शुरू किया। हमास का सफाया करने के लिए हमास के मेन लीडर को ही मार डाला। उसके बाद हमास के मेन लीडर को मारने के बाद उसने हिजबुल्लाह के मेन लीडर को मार डाला। हमास के लीडर को ईरान में मारा, हिजबुल्लाह के लीडर को मार डाला। और उसके बाद दोनों के को कमज़ोर करने के बाद, हालांकि हाउथी तो उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी, हाउथी को सफाया नहीं कर पाया। लेकिन उसी समय 2024 में सीरिया के बशर उल असद के अगेंस्ट में मूवमेंट शुरू हो गया। अगर रूस खाली रहता, रूस हाथ मलता हुआ रह गया, रूस अगर खाली रहता तो रूस आ जाता सीरिया की मदद में। लेकिन रूस फंसा हुआ था यूक्रेन के साथ वॉर में, वो सीरिया की सहायता में आ नहीं पाया। बस बशर उल असद की सरकार पलट गई। जब बशर उल असद की सरकार पलट गई, बस उसी समय अब आप देखते हो अहमद अल सारा है, ये आईएस का है, ये एक्स आईएस मतलब इस्लामिक स्टेट का है। लेकिन अमेरिका इसको बर्दाश्त करा। इजराइल खुश हुआ, इजराइल को लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बशर उल असद गया, ईरान का मित्र गया, हिजबुल्लाह की सहायता देने वाला एक उसका एक फ्रेंड चला गया। तो इधर सीरिया भी गया, हिजबुल्लाह गया, हमास गया, और तब इजराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया। हालांकि ईरान ने जवाबी हमला भी किया। एक तरह से ईरान को चारों तरफ से कमजोर कर दिया उसने। और तब फिर न्यूक्लियर वाले मुद्दे को उठाया, कहा कि देखिए आईएईए की बैठक में ये कहा गया है, ये 2025 की बात बता रहा हूं, अभी की बात नहीं बता रहा हूं, 2025 की बात बता रहा हूं। कहा कि आईएईए की रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान ने अपना एनर्जी इनरिचमेंट को, जो उसका न्यूक्लियर जो एनर्जी इनरिचमेंट है उसके लेवल को बढ़ा दिया है। 60% तक उसने इनरिचमेंट यूरेनियम का कर लिया है। यूरेनियम इनरिचमेंट 60% होने का मतलब है कि बहुत जल्दी वो न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब है। और इसलिए कहा गया ईरान को कि अपने प्रोग्राम को बंद करो, एक तरफा बंद करो। ईरान से जब वार्ता शुरू हुई, 6 दौर की वार्ता हुई। ईरान का कहना था कि आप हमको सैंक्शन हटाइए और हम इस मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। इजराइल का दबाव था बराक ओबामा पर कि नहीं, इनको इसको सैंक्शन मत हटाइए। और इजराइल का हार्डलाइनर अप्रोच था और बराक ओबामा इजराइल के सामने मजबूर था। अंत में 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर, 13 जून 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल पहले हमला कर दिया। पहले अमेरिका शांत रहा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया। और दोनों ने मिलकर जो बम्बार्डमेंट किए उसमें दावा किया कि उसके पूरे न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त हो गए। लेकिन बाद में जब ये सारी घटना हो गई तो ईरान ने अपने कई सोर्स से, ईरान ने भी जवाबी हमला इजराइल पर किया। लेकिन युद्ध एस्केलेट नहीं किया, युद्ध लिमिटेड वॉर होकर रह गया। अब उसी समय ईरान की तरफ से घोषणा आई कि मेरे सारे जो न्यूक्लियर हमारे रिएक्टर्स हैं या हमारे जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वो सारे सेंटर्स उनकी पहुंच से बाहर हैं। फिर अमेरिका को लगा कि भाई अभी भी उसके पास इनरिच यूरेनियम है जो हमें नहीं पहुंच पा रहा है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चेतावनी देनी शुरू कर दी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देनी शुरू कर दी और बेंयामिन नेतन्याहू का भी कहना था कि भाई इजराइल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, हम तुमको न्यूक्लियर एनर्जी तक क्या, हम तुमको न्यूक्लियर परमाणु हथियार का न्यूक्लियर एनर्जी लायक भी नहीं रहने देंगे। स्थिति दोनों के बीच तनावपूर्ण ही रहा। फिर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कंडीशन रख दिया कि या तो वार्ता के टेबल पर आओ या फिर अमेरिका पर हमला करेगा। ग्रीनलैंड पर हमला,
बताइए, ऐसे इंसान को तो नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलना चाहिए। ग्रीनलैंड पर हमले की धमकी, सूडान पर मिसाइल की फायरिंग, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंदी बनाकर लाना, ईरान पर हमला, स्कूली बच्चे 1000 मारे गए निर्दोष। पूरी जियो इकोनॉमिक रिलेशंस को और जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है सबको ध्वस्त हो गई। आज वर्ल्ड ऑर्डर डिजॉर्डर में बदल गया। अब इनको नोबेल पीस प्राइज ना मिले तो किसे मिले? तो वार्ता चल रही थी। एक देश है, देखिए मैप पर, ओमान, आपको नजदीक में ही नजर आएगा। अब ओमान ने बीच में मध्यस्थता शुरू कर दी, जिनेवा में वार्ता चल रही थी। बताइए, 27 तारीख को ओमान के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि बिल्कुल हम समझौते के करीब हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल चाहता है कि 2 कंडीशन को ईरान अविलंब फुलफिल करे, परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे और जो इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल्स है उसको सुपुर्द कर दे, जो 60% तक हो चुका है। और ये दोनों शर्त ईरान मानने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो अमेरिका इजराइल ने नई शर्तें रख दी थी। अब ये शर्तें क्या है कि आप बॉलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, या इस्लामिक जिहाद है, या हाउथी है, उसको आप मदद करना छोड़ दीजिए। ईरान इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। किसी क्रिटिक ने वही कहा, जैसे मोहम्मद मोसादेक इस हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही वली नसर कहते हैं कि हम को आयल का अधिकार है और हम तेल की कीमत खुद निर्धारित करेंगे। यही जिद थी मोहम्मद मोसादेक की। इसलिए 1953 में मोहम्मद मोसादेक की सरकार को ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर गिरा दिया था। वही जिद ईरान की आज है कि हम बॉलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, हमारे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए आवश्यक है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये मंजूर नहीं था। 27 तारीख को ओमान, जबकि अरब देश भी नहीं चाहते थे कि एस्केलेट हो वॉर, और ओमान 27 तारीख को कहता है कि हम एक समझौते के करीब हैं, और 28 तारीख की रात में इजराइल और अमेरिका दोनों हमला कर देता है ईरान के ऊपर। अब तो आप देख रहे हैं कि उसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट को निशाना बनाया गया, और सॉरी डायरेक्ट उसमें निशाना बनाया गया, एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी मारा गया। और आयतुल्ला अली खुमैनी है। मैं आपको बताऊं कि आयतुल्ला अली खुमैनी कौन है। तो आयतुल्ला रुहेला खुमैनी के उत्तराधिकारी हैं। आयतुल्ला रुहेला खुमैनी 1989 में ही मर गए। 1979 में वो आए थे क्रांति के बाद। और जो आयतुल्ला अली खुमैनी है वो पहले प्रेसिडेंट के पद पर 1981 में से प्रेसिडेंट के पद पर रहे। फिर 1989 में आयतुल्ला रुहेला खुमैनी के मरने के बाद ये आयतुल्ला अली खुमैनी उसके उत्तराधिकारी हुए थे। उसी को निशाना बनाकर और मार डाला गया, और उसके साथ 14 अधिकारियों को मारा गया। अब IRGS, जिसको कहते हैं ईरानी अब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का जो हेड था, उसको मार दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया गया। तो अब इजराइल के यहाँ पर 3 पॉलिसी है, 3 स्ट्रेटेजी है। एक है कि जितने भी ऊंचे अधिकारी हैं मार दो, ताकि ये पूरा मूवमेंट दिशाहीन हो जाए। एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जितना अपना एरियल जो मिसाइल्स है उनके पूरे एरियल कैपेसिटी को बर्बाद कर दो। मतलब कि जितने मिसाइल्स हैं उनको फ्रीज कर दो। फ्रीज कैसे करो? तो वो मिसाइल छूटे उससे पहले उनके जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनको ध्वस्त कर दो। और तीसरी रणनीति है कि जनता में आंदोलन खड़ा कर दो। वैसे भी जनवरी 2026 से जनता में एक मूवमेंट चल रहा था ईरान में, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और ईरान की जो सरकार थी, खुमैनी की सरकार, उसने बड़ा उग्र दमन किया था। 3000 लोग मारे गए थे। तो कुछ महकमों में तो वैसे भी सरकार और लोकप्रिय हो चुकी है। फिर भी जब आयतुल्ला खुमैनी का डेथ हुआ तो मुझे तो यही लगा टीवी चैनल पर कि दुख और शोक मनाने वालों की संख्या ज़्यादा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड शोक मनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग जरूर है जो सोशल मीडिया से सूचना मिली कि ईरान में खुशियाँ मना रहे थे। तो यहाँ पर 2 ईरान दिखता है। एक ईरान वह है जो खुमैनी के जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और एक बड़ा ईरान है वो अभी भी खुमैनी से सहानुभूति रखता है।
अब मुद्दा उठता है कि क्या होगा। दो मुद्दा मैं और आपको से डिस्कस करना चाहूँगा। एक कहूँगा कि भाई क्या दिशा होगी इसकी, और दूसरा होगा कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। भारत पर इम्पैक्ट जानना चाहिए आपको, संभावित, क्योंकि अब वास्तविक इम्पैक्ट तो अभी जानना मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि इसका प्रभाव, इसमें ईरान में क्या संभावना है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में स्पष्ट कर चुके हैं कि वी आर जस्ट फाइटिंग द वॉर फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन द गवर्नमेंट। हम ईरान में सरकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन मिसाइल दागने से और नेताओं को मारने से सरकार परिवर्तित नहीं होगी। अभी तक तो अमेरिका ने ग्राउंड आर्मी को उतारी नहीं, और ग्राउंड आर्मी को उतार भी लेगी तो इससे पहले इराक और अफगानिस्तान दोनों में तो अमेरिका ग्राउंड आर्मी को उतार चुकी थी, और 2001 से लेकर 2020 तक अमेरिका फाइट कर चुकी थी। 19 वर्ष तक अफगानिस्तान में संघर्ष करने के बाद जब वहाँ वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं ला सकी और तालिबानी सरकार दोबारा आकर स्थापित हो गई, तो अफगानिस्तान से तो आकार में ईरान दोगुना है। रग्ड उसका जो ज्योग्राफिकल रीजन भी अफगानिस्तान ईरान का है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा एरिया है। इराक से 3 गुना बड़ा है। इराक में भी अमेरिका 6 वर्ष तक रुका था, क्या स्थायित्व ला पाया। सीरिया अनस्टेबल हो गया। आज अब कहो बशर उल असद ज़्यादा बुरा है या अहमद उल अलसारा ज़्यादा बुरे हैं, जिन्होंने जो आईएस के मेंबर रहे हैं। वह अल कायदा का ब्रांच रहा है, जिस अल कायदा से अमेरिका सख्त नफरत करता है। आज उसी का प्रेसिडेंट सीरिया में बैठा हुआ है। तो ये बैड बार्गेनिंग है या गुड बार्गेनिंग है। कर्नल गद्दाफी गया लीबिया से, लीबिया परमानेंट अनस्टेबल हो गया, सीरिया अनस्टेबल हो गया। तो आप चेंज ऑफ गवर्नमेंट वहाँ कैसे कर देंगे। पहले तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट वाली संभावना आपकी बड़ी ब्लिक लग रही है। हाँ, क्योंकि ईरान वेनेजुएला भी नहीं है। वेनेजुएला में केवल निकोलस मदुरो है, उसके पास पूरा पावर कंसंट्रेटेड था, शक्ति का केंद्रीयकरण था। ईरान में सत्ता के कई केंद्र हैं। एक स्पेशल असेंबली है, क्लरिकल का एक समूह है जो 88 ग्रुप मिलकर तय करता है। अभी 3 लोगों की एक समिति चुनी गई है जो आयतुल्ला अली खुमैनी का उत्तराधिकारी का चयन करेगा। IRGS उसका जो आप कह सकते हो कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, वो अपने आप में बहुत पावरफुल है और वह सत्ता पर को लीड करने के लिए वो तैयार है। तो इतने सारे विकल्प खुले होने के बाद ईरान में ऐसा तो नहीं लगता है कि ईरान समर्पण कर देगा। लेकिन अगर ईरान का ये युद्ध खिंच गया तो वर्ल्ड के लिए क्या होगा। शेयर मार्केट गिर चुका है, सोने की कीमत उठ चुकी है, अब देख सकते हैं ऑयल की कीमत बढ़ गई है। अब देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसकी कीमत $65 प्रति बैरल थी, वो तो पहले बढ़ के $72 प्रति बैरल हुई जब तनाव शुरू हुआ तभी। अभी वो बढ़कर हो गए हैं $92 प्रति बैरल। अब बताइए इंडिया जैसे देश जिसमें अगर अगर $1 प्रति बैरल कीमत बढ़ती है तो हमारा $2 बिलियन का विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ जाता है। हमने जो अभी बजट बनाई है 2026-27 का, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट को हमने डिसाइड किया 4.4%, वैसे भी GDP रेट बदलने से वो 4.5% होने की संभावना है, 1.1% वैसे ही बढ़ने की संभावना है। और अगर ये लड़ाई लंबी छिड़ गई और हमें ऑयल खरीदना पड़ा, विशेषकर आप जानते हैं कि दुनिया का 1/5 ऑयल और नेचुरल गैस, जैसे 20 मिलियन बैरल ऑयल ओरमुज से आता है, ओरमुज रूट से। ईरान ने ओरमुज को बंद कर दिया, 120 जहाज वेट कर रहे हैं। अब ओरमुज, अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि अभी आप अरब सागर ओरमुज होकर नहीं जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम सभी लोग कामना ये करें कि ये युद्ध लिमिटेड वॉर हो और युद्ध रुक जाए, नहीं तो बहुत डिवास्टेटिंग होगा। ये इसका क्षति का आकलन कोई कर नहीं सकता। अब देखिए इंडिया को 3-4 तरीके से क्षति है। एक तो हमारा 50% ऑयल और नेचुरल गैस आता है ओरमुज होकर, हमारा रास्ता तो ब्लॉक हो गया। अमेरिका ने रशिया से हमारी तेल की खरीद में कटौती करवा दी है। अब यहाँ से ये रास्ता भी हमारा रुक जाएगा, फिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें वेस्ट एशिया और अरब क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ हम
बहुत चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, अनाजों का एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ से हम पेट्रोकेमिकल्स का भी आयात करते हैं, जिससे यहाँ के हमारा बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनते हैं। तो अगर वो अफेक्टेड हुआ तो हमारा और भी आइटम पेट्रोलियम के अलावा और भी एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स वो अफेक्टेड हो जाएगा, हमारा पूरा एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा लगभग 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन इंडियंस है वो गल्फ कंट्रीज में, और $120 बिलियन का जो हमारा पूरे जीडीपी का 3.5% है वो रेमिटांसेस है, जिसको प्रेषण बोलते हैं, जो बाहरी हमारे एनआरआई भेजते हैं। उसमें ज़्यादातर तो हमारा गल्फ क्षेत्र से ही आता है। अगर वो पैसा रुक गया तो हमारी इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम तो कई तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब देखिए, ईरान एक लंबे समय तक युद्ध लड़ पाएगा, इसमें हमें डाउट है। इट विल नॉट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम, क्योंकि अब इंडिया ने अभी आज ही मैं सुना हूं कि एंथ्रोपिक जो उसका एआई कंपनी है, उसका क्लॉड है, उस क्लॉड को उतार दिया इसने। उसके क्लॉड को इसने यूज कर लिया। अब उस क्लॉड के थ्रू ही इसका काम आगे चल रहा है। तो अगर एआई टेक्नोलॉजी इसमें उतार लेता है तो और भी प्रिसीजन अटैक होगा ईरान पर। ईरान बहुत समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन रशिया और चाइना अगर ईरान, क्योंकि वो दोनों के क्लाइंट ईरान ही है, सीरिया ऑलरेडी खो चुके हैं, अगर ये दोनों फिर ईरान को किसी भी तरीके से मदद करने आ गए तो ये लंबा युद्ध छिड़ सकता है। तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम लोग यही कामना करें कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाए और हर कुछ जो भी हो बेहतर हो और वर्ल्ड पीस के में हो, और हम आशावादी रहें। डूम शेयर बनना ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि लिमिटेड वॉर हो और जल्दी ही वॉर रुक जाए। ठीक है, हम फिर दूसरे लेक्चर में आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।